जीवन की देहरी पर 16वां वसंत उतरा और अचानक ही मधु की दुनिया के सारे रंग गुलाबी हो गए। सपनों का सावन आंखों में ठहर गया, खुशबू का मौसम सांसों में बैठ गया। दिन तितली हो गए और जीवन अनूठा प्रेम राग। किसे भूलती है वो पहली दस्तक, वो पहली आहट, वो प्रथम आकर्षण की अनगूंज। शीत की स्याह रातों में बादलों के पीछे आंख मिचौली करता चांद और बचपन की चौखट के पार बिखरी प्रीत की वो केसर गंध। पहले हरदम गुमसुम सी रहने वाली धीर गंभीर मधु के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ने स्थायी निवास बना लिया था। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी थी। सभी की पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी। पढ़ाई के तनाव ने हम लोगों के चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। ऐसे वक्त में किसी का हरदम मुस्कुराना किसी को भी चकित करने के लिए पर्याप्त था। मधु में आया परिवर्तन मेरी नज़र से बच न सका। मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया कि आजकल बड़ी खुश नज़र आ रही हो, परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली क्या? फिर मधु ने मुझे जो बताया वो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी। उसने मुझे बताया कि उसे किसी से प्यार हो गया है। उस युवक का नाम अमन है, वो भी उसे प्यार करता है, लेकिन दोनों में प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है। मैंने पूछा कि बिना कहे तुम्हें पता कैसे चला कि तुम दोनों को प्यार हो गया है? मेरे इस भोले से प्रश्न पर वो जोर से हंसी और बोली कि प्यार महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता। तू नहीं समझेगी। मैंने उससे कहा, तू फेल हो जाएगी तब समझेगी। पागल लड़की, ये कोई समय है पागलपन में पड़ने का? लेकिन जिस पर प्रीत का रंग गहरा चढ़ गया हो, उसे दुनिया के सारे रंग धुंधले नजर आते हैं। परीक्षाएं खत्म हुई, गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। मधु ने भी उत्तम अंकों से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब कॉलेज जाने की तैयारी में हम सभी व्यस्त हो गए थे। हम दोनों ने अलग अलग विषय लेने के कारण अलग अलग कॉलेज में प्रवेश ले लिया। अब हमारा मिलन छुट्टियों में ही हो पाता था, फिर भी दोस्ती अटूट रही। समय बीत रहा था और मधु की अमन के प्रति किशोरावस्था में जो भावनाएं आकार ले चुकी थी वो दृढ़ होती जा रही थी। इस बीच मेरे पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया और मैं अपने परिवार के साथ वाराणसी चली गई। 2 साल तक मेरा संपर्क मधु से न हो सका। तीसरे साल जब मेरे पास उसके घर से उसकी बड़ी बहन के विवाह का निमंत्रण आया तो मैं खुशी से उछल पड़ी कि चलो इसी बहाने मिलना हो पाएगा। मैं बड़ी उत्साहित होकर जब उसकी बहन के विवाह उत्सव में एक दिन पहले ही पहुंच गई तो दृश्य कल्पना से परे था। मधु स्वयं को एक कमरे में बंद किए बैठी थी। उसकी माँ ने मुझे देखते ही कहा कि तुम मधु की सबसे अच्छी दोस्त हो ना। देखो सुबह से कमरे के बाहर ही नहीं निकल रही है। पूछो उससे क्या परेशानी है, किसी को कुछ बता भी नहीं रही, शायद तुम्हें कुछ बता दे। मैंने उसकी माँ को सांत्वना दी और कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं उसे संभाल लूँगी। मैंने दरवाजे के पर दस्तक दी और कहा, मधु मैं वंदना हूँ, इतने सालों बाद तुमसे मिलने आई हूँ। यदि तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं आज ही लौट जाऊँगी। और फिर धीरे से दरवाज़ा खुला। मुझे कमरे के अंदर खींचकर दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया गया। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मधु ये क्या पागलपन है? घर में शादी का जश्न है और तुम यहाँ ऐसे क्यों? मेरे इतना कहते ही मधु के सब्र का बांध टूट गया और वो मुझसे लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने घबरा कर पूछा, कुछ बताएगी भी, हुआ क्या है? तब उसने जो रहस्योद्घाटन किया उसे सुनकर तो मेरे भी होश उड़ गए। उसने मुझे बताया कि उसकी दीदी की शादी उस लड़के से हो रही है जिसके सपने देख देख कर वह युवा हुई थी, यानी अमन से। मैंने पूछा कि ये सब गड़बड़ कैसे हुई तो उसने कहा कि बड़े भाई ने ये रिश्ता तय कर दिया था। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी से कुछ बताने की। वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे से तो कुछ कहा भी नहीं, बस सपने देखने में डूबे रहे और बाजी कोई और मार ले गया। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुझे भी कसम है, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, वरना हमारी दोस्ती खत्म। मुझे धमका कर उसने चुप तो करा दिया, लेकिन दिमाग में जो आंधियाँ चलने लगी वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके लिए मधु वर्षों से मीराबाई बनी घूम रही थी, वही अब उसके घर में उसके सामने
बहन का पति बनकर आने जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। वही हुआ जिसका डर था। एक दिन एकांत देखकर अमन ने भी अपने दिल की बात मधु से कह दी कि मैं तो तुम्हें ही चाहता था, लेकिन तुम्हारी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर मैंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया, ये सोचकर कि तुम्हें जब चाहूँ देख तो सकूँगा। मुझे यदि पता होता कि तुम भी मुझे चाहती हो तो तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह न करता। विधि की विडंबना देखिए, जो इज़हार मोहब्बत विवाह के पहले होना चाहिए था, वो अब बड़ी बहन से विवाह के बाद हो रहा था। मधु की हालत तो ऐसी जैसे रेगिस्तान में प्यासे व्यक्ति के सामने पानी का पात्र तो हो, लेकिन हाथ पीछे बांध दिए गए हों। मधु के दर्द ने उसे गहरे अवसाद में पहुंचा दिया था। अमन से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से मधु की शादी तय कर दी। पहले तो वो राज़ी ना थी, लेकिन मैंने भी उसे बहुत समझाया, तब जाकर वो किसी तरह राज़ी हुई। तब तक मैंने भी अपनी शादीशुदा जीवन में अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी थी। एक दिन अचानक मेरे घर पर मधु अपने नए नवेले पति के साथ आई। उसे बनारस घूमना था, इसलिए मेरे घर 3 दिन रुकी रही। उन 3 दिनों में हम दोनों ने अपने कई वर्षों के जीवन को जिया। रात में 2 बजे तक बातें करते, फिर सुबह 4 बजे ही टहलने निकल जाते। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसे वापस जाना था। जाते जाते भी वो मुझे निर्देश दे गई कि यदि अचानक उसे कुछ हो जाए तो मैं उसकी कहानी अवश्य लिखूं, ताकि लोग अपने दिल की बात दिल में न रखें। उचित समय पर खुलासा अवश्य करें, नहीं तो ना स्वयं खुश रह सकते हैं, ना दूसरों को खुश रख सकते हैं। उसके जाने के 2 महीने बाद ही मुझे सूचना मिली कि वह अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मुझे तुरंत बुलाया गया था। बिना देर किए मैं जैसे तैसे अस्पताल पहुंची तो वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। अमन अपने हाथ में उसका हाथ लिए रोए जा रहा था। मुझे देखते ही मधु ने कहा कि मैं थक गई हूँ, खुद से लड़कर अब विश्राम करना चाहती हूँ, और उसने अपनी आँखें सदा के लिए मूंद ली। बाद में अमन ने मुझे बताया कि उसके पवित्र प्रेम की किसी ने अपवित्र व्याख्या करके उसके वैवाहिक जीवन में जहर घोल दिया था। रोज़ रोज़ के तानों से बचने के लिए उसने आत्मदाह कर लिया था। मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि ऐसी युवा मौतें अपने पीछे कितने अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाती हैं। क्या हमारा समाज कभी इस बात की गंभीरता को समझ पाएगा कि विवाह करने के लिए प्रेम का होना एकमात्र शर्त होनी चाहिए? इसी से जीवन जीने योग्य रहता है, वरना इस दुनिया में भोग विलास में समय बिताने वाले तो बहुत हैं।